जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस मैथ्स के प्रश्नों का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरे किससे निर्मित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। सेल खड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरे है वो सेल खड़ी से निर्मित है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है और ये शहरी सभ्यता भी है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है, ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की शहरी सभ्यता है। दूसरा प्रश्न है, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10कीय वृद्धि की दर क्या थी। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, जनगणना की बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में 10 के आधार पर जनगणना की गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो दूसरे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25.42%। तीसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर करें। देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। कलकत्ता में स्थित है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए चौथे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो देखिए, हैजा रोग, क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। जबकि एंथ्रेक्स रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। पांचवा प्रश्न है, मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। ये प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध सिपाही, बिहार फायरमैन में काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना है, इसके तहत मतदान की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। तो बहुत बच्चे इसका आंसर बी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, लगातार 10 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना है, 2 बार बने थे। और देखिए, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राधा कृष्णन की बात करें तो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का
निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इसे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, आयरन का सबसे बहुल स्रोत क्या है? चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। आयरन का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है, आयरन का सबसे बहुल स्रोत है हरी सब्जियां। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना है एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुप्त काल। ध्यान रखना है, गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। श्री गुप्त के बाद कौन आता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। ध्यान रखना है। और मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, लेकिन मौर्य वंश में सबसे प्रतापी शासक जो था वो अशोक था। ध्यान रखना है, भले ही मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, लेकिन मौर्य काल में सबसे प्रतापी राजा जो हुआ अशोक था। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए 10 के लिए आंसर करेंगे, क्या होगा? तो बहुत बच्चे 42वां संविधान संशोधन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ध्यान रखना है। और इसे ही मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। चलिए आंसर बताएंगे किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो आप सभी को पता होगा 1498 में आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और देखिए जैव विविधता की बात करें तो विश्व जैव विविधता प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखना है। तो 12 का आंसर जो बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पश्चिमी घाट। ध्यान रखना है, जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है ये तप्त स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न है, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो हमने आपको बहुत बार बताया है रेगुर मृदा या काली मिट्टी दोनों एक ही है। ध्यान रखना है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती इस मिट्टी में सर्वाधिक होती है। और कपास की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी जगहों पर कपास की खेती सर्वाधिक होती है।
तंबाकू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है। और गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, आप लोग डेली क्लास अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, ध्यान रखना है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है वेल्ड है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो बिल्कुल सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका को, ध्यान रखना है। पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है बम्बई में। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना की जाती है। और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो 17 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, अजात शत्रु को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? चलिए फटाफट से 18 के लिए आंसर करेंगे। तो बहुत बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का मुख्यालय पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क में UNDP का मुख्यालय है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान दीजिए जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी दिल से ज़रूर लाइक करें। देखिए, हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये भी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो सही जवाब है देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। देखिए, वर्तमान में देवघर जो है अभी झारखंड में है, लेकिन पहले बिहार में था और यहीं से 1857 की क्रांति शुरुआत होती है बिहार में।
और सिर्फ पूछे कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 10 मई, तारीख है 10 मई और उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो देखिए इसका सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर, ध्यान रखना है जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के कवि थे। अगला प्रश्न है कालाशोक कौन से वंश के थे। चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए कालाशोक कौन से वंश के थे, बिल्कुल सही आंसर है शिशुनाग वंश से थे कालाशोक। अगला प्रश्न है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। और ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तेलुगु, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पावापुरी बिहार के किस जिले में है। चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और देखिए लास्ट में हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, इसलिए आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहें। तो पावापुरी बिहार के किस जिले में है, ध्यान रखिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नालंदा में है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। देख सकते हैं कितना सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। देखिए एक वाष्प इंजन क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना गया है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है। तो जो भी बच्चे 30 का आंसर ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है V प्लस आकुल बराबर क्या होता है, व्याकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो याद कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये O3 क्या है, तो ओजोन का अणुसूत्र है O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रूट 5 क्या है। ये मैथ्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और कभी कभी इस तरह के सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं।
और हमको लगता है इस प्रश्न का आंसर सभी को आता है। √5 क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, किस प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है? काली मृदा का अन्य नाम रेगुर मृदा है और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। और काली मिट्टी का जो रंग काला होता है किस खनिज की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा ये मैग्नीज के कारण होता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए मिस्र की सभ्यता समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी भी समकालीन थी, चीन की सभ्यता ये भी सही है। इसका सही जवाब होगा ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न हैं। तो मैथ्स में पहला प्रश्न है, राजेश एक मशीन 57 लाख रुपये की घाटे में बेच देता है। यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा आपको बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सीपी को मान लीजिए आप क्या है, एक्स है, और ये 57 लाख क्या है, विक्रय मूल्य है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि 57 लाख रुपये की घाटे में बेच देता है। तो 57 आपका लाख क्या हो गया, एसपी, और एक्स क्या हो गया, सीपी। तो घाटा यानी कि लॉस, तो लॉस का सूत्र क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है एक्स और इसमें घटा देंगे हम 57 लाख को, ठीक है। तो ये लॉस निकल गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता, क्या बोल रहा है, 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो जब 67 लाख में बेचेगा तो उसका लाभ क्या होगा, निकालेंगे। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब की बार विक्रय मूल्य 67 है, तो 67 माइनस क्रय मूल्य तो वही रहेगा एक्स। जब 67 लाख में बेचेगा तो उसका लाभ क्या होगा, जो पहले का घाटा है उसका 7 गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको करके दिखा देते हैं। 7 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7 गुना 57 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 7 49, 4 यहाँ पे 39, यहाँ के 399 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 67 माइनस एक्स। अब देखिए 7x है और माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, यानी कि 8x हो जाएगा। और 67 में 399 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8x बराबर 399 था और इधर 67 यानी कि 466। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 5 बार में जाएगा, फिर 8। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो 58 दशमलव कुछ ऐसे आएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि a अनुपात b 3:4 है, c अनुपात b इतना है, c अनुपात d इतना है, तो आपको यहाँ से a b c d का रेशियो निकालना है।
तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, तो आप लोग सभी ऑप्शन में ये मान लीजिए ए है, बी सी डी, इसी तरह से इसमें भी ए बी सी डी। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी 3:4। अब हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में ए अनुपात बी का अनुपात 3:4 दिया गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ए का मान 8 है, बी का मान 6 है। तो देखिए क्या 3:4 आ रहा है, देखते हैं सॉल्व करके। तो 2 से काटिए कितना हो जाएगा 4, इसको 2 से काटिए 3, यानी कि 4:3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3:4 है। इसका मतलब ऑप्शन ए कभी होगा ही नहीं। बी ऑप्शन की बात करें तो देखिए 8:6 है शुरुआत में, यानी कि ए रेशियो बी। चलिए इसको काटते हैं 2 से, फिर इसको 2 से, देखिए ये भी नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा आपका सी और डी। तो सी ऑप्शन में देखते हैं 6 है, 2 से काटेंगे 3, 8 को 2 से काटेंगे 4, यानी कि 3:4 तो हमारा मिल रहा है। अब देखिए देखते हैं सी अनुपात भी दिया है 5:4। तो सबसे पहले आप इसको पलट दीजिए, यानी कि बी अनुपात सी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4:5। अब देखिए क्या सी ऑप्शन में बी अनुपात सी 4:5 मिल रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया था ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो चलिए चेक करते हैं बी अनुपात सी। तो बी का मान 8 है, सी का मान 10 है। तो क्या देखिए यहाँ पे 4:5, हमने इसको पलटा था तो क्या था 4:5। तो इसको 2 से काटिए 4, इसको 2 से काटिए 5, देखिए ये भी मैच कर रहा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। और देखिए लास्ट में दिया है सी अनुपात डी 10:9, देखिए 10:9 भी मिल रहा है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये जो 121 दिया है 11 से डिवाइड है। अगर 11 से डिवाइड है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 25 में 11 से डिवाइड करना है और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 121 में 11 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग लगता है। तो क्या करेंगे हम 25 में 11 से भाग दे देंगे, तो 11 से 2 बार में 22, 3 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन 3 होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे देखिए, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिया गया है लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 के अनुपात में दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है, 500 अधिक है। संख्या में 500 अधिक है, लेकिन रेशियो में देखिए, रेशियो में लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 2 है, यानी कितना अधिक है, रेशियो में 1 अधिक है, और यही 1 दिया गया है 500 के बराबर। तो पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए रेशियो में लड़की कितना है, 2 है, यानी 2 रेशियो का आपका वैल्यू निकालना है। तो 500 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। सी ऑप्शन अगर आपका आया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।